नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूथ विन इंडिया में स्वागत है दोस्तों। हर बार की तरह कोई ना कोई गेस्ट अतिथि अपने चैनल पे आते रहते हैं और आज के दिन जिनसे हम आपकी खास मुलाकात कराएंगे, कानपुर महानगर से वार्ड 21 खाड़ेपुर से विष्णु कुशवाहा जी। आज ये नाम किसी के लिए मोहताज नहीं है। ये नाम एक ऐसा नाम है जो कि यहाँ खाड़ेपुर वार्ड 21 में एक अपने आप में चर्चित नाम है। चर्चित भी बहुत तरीके से होता है, लेकिन यह चर्चित जो नाम है यह एक जन सेवक के रूप में या किसी को राहत दिलाती या कभी भी कोई भी आवश्यकता होती किसी भी मायने में, तो विष्णु कुशवाहा जी वहां पर उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े होते हैं। और एक ऐसा नाम जो कि एक युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी बन सकता है वार्ड 21 से। तो आज हम खास मुलाकात और उनके जो विचार हैं यह हम आपके सामने अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें वो बताने की कोशिश भी करेंगे कि क्या और ऐसी चीजें होनी चाहिए देश के अंदर जिससे कि हमारा देश और अग्रसर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, खास मुलाकात विष्णु कुशवाहा जी से। आपके अपने चैनल यूथ विन इंडिया में स्वागत है। तो आप क्या हमारे दर्शकों से या यहाँ पर देश के जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तो आपके यंग विन इंडिया और विकास जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत देश की जनता से रूबरू हो रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको और अपनी देश की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, विशेष तौर से आपको जी। क्योंकि आज जो है आप मैं विष्णु कुशवाहा खाड़ेपुर वार्ड 21 से पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी मैं रहा हूँ और समाज के बीच में अधिकांश रहता हूँ मैं। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आप अपना परिचय भी कुछ दीजिए हमारी जनता को। नहीं, देखिए है क्या कि मेरा कोई विशेष परिचय नहीं है, लेकिन मैं जो है मेरा जन्म कानपुर नगर में ही हुआ है और मैं बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, बहुत मजबूत नहीं था, बहुत पैसे वाला नहीं था। मैं भी बहुत एक निम्न परिवार से हूँ और जैसा मैं निम्न परिवार से था और आज भी मैं उसी लेवल में हूँ, लेकिन मैं अपने उस वर्ग में रहते हुए भी समाज के प्रति कुछ करना चाहता हूँ। ये जिज्ञासा मेरे अंदर बचपन से ही थी और 2016 के बाद से मैंने राजनीति क्षेत्र में, समाज सेवा क्षेत्र में मैंने कदम रखा और जब से मैं सामाजिक कार्यों में समाज में आया हूँ तो मैं समाज के लिए जो है तरह तरह से जिस तरह से उसकी मदद हो सकती है मैं करता हूँ। जैसे क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं होती हैं और नाली को लेकर के, सीवर को लेकर के, जल भराव के कारण रोड ना होने की समस्या है, तो इन सब बातों को मैं पब्लिक का जो है थोड़ा समाधान करने की कोशिश करता हूँ। पार्षद से मिल करके, विधायक से मिल करके, सांसद से मिल करके या मंत्री जी से मिल करके, जहाँ भी मुझे जाना होता है इस पब्लिक के लिए, मैं हर जगह जाने का हर संभव प्रयास करता हूँ और पब्लिक की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करता हूँ जी। नहीं, तो आज के समय में जैसे देखा जाए तो टेक्निकल युग, तो आप जैसे मान लीजिए आपको नवयुवक भी है पूरी तरीके से, और आप इस राजनीति को किस तरीके से टेक्निकल में यूज कर रहे हैं? मतलब आप अपनी जो जनता है आपकी क्षेत्र की, वह किस माध्यम से आप मिल रहे हैं, या मतलब सिर्फ कॉलिंग से होता है या व्हाट्सएप के थ्रू भी, ऐसा कुछ आप टेक्निकल यूज कर रहे हैं? बिल्कुल टेक्निकल यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजी इतनी सुपर नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी का जो है जमाना चल रहा है, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हर तरह से मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ। जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अन्य प्रकार भी होते हैं, तो और होल्डिंग बैनर पोस्टर के माध्यम से सामाजिक रूप से मिल करके, पैदल जा करके, फेस टू फेस मिल करके, लोगों के घर जा करके लोगों की समस्याएं पूछते हैं हम कि कोई विशेष समस्या तो नहीं है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, तो इस लॉकडाउन में बहुत से जो है गरीब परिवार हैं जिनके यहाँ कभी कभी खाने को भी दिक्कत होती थी, तो यहाँ पर मैंने जो है लोगों के घर जा करके उनकी मदद करने का प्रयत्न किया है जी। तो मतलब आप
डोर टू डोर जी। कैंपेनिंग जिसको आप कहते हैं, या डोर टू डोर मिलना, इसके माध्यम से आप यहाँ पर जनता से रूबरू। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका कहना मतलब है। तो अभी आपने कुछ ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि जो चुभते हों ऐसे आपके मन में, कि जो देश में हमारे ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारे जैसे जनता तक नहीं पहुंच रहा है, या पहुंचने में कैसे हम सुधार हो सकते हैं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं? देखिए विकास जी, बात ये है कि इस समय सरकार द्वारा कुछ पब्लिक के हित में कुछ विशेष हो नहीं पा रहा है जी। तो जिसकी वजह से पब्लिक बहुत परेशान है। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को पब्लिक हित के लिए कुछ सोचना चाहिए। जैसे मैंने आज ही देखा, आज के मैंने न्यूज़पेपर उठा कर देखा, तो उसमें मैंने देखा कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी फिर से होने वाली है आज की डेट में। बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम लोग 100 वाट का बल्ब यूज़ करते थे, अपने घरों में 100 वाट का बल्ब लगाते थे, हर कमरे में, हर किचन में वगैरह लगाते थे, तब हम लोगों के घरों का बिल अमूमन 250, 300 या 350 के बल्ब होता था। अब आज हम लोग 10-10 वाट की, 5-5 वाट की, 9-9 वाट की हम लोग एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी 2500, 2500, 3000 का बिल आता है। तो और उसके बाद जो है सरकार को रोज बिल में बढ़ोतरी कर रही है सरकार। तो सरकार हमें नहीं लग रहा है कि पब्लिक के प्रति कुछ रुचि रख रही है, कि जो है पब्लिक की समस्याओं को कुछ जानने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ कि जैसे अभी दिल्ली सरकार है, वहाँ पर 200 यूनिट तक वो फ्री जो है का प्रक्रिया वो अपना रखा है उन्होंने, और उसके बाद अगर कुछ आता है तो उसमें भी पब्लिक के लिए राहत पैकेज उन्होंने बना रखा है। तो ऐसा ही कुछ हमारी जो हमारे प्रदेश की सरकार है, तो इसकी तरफ अगर ध्यान दे तो हमें लग रहा है कि पब्लिक को कुछ राहत मिल सकती है। नहीं, जैसे हमें नॉलेज है कि आपने दिल्ली सरकार की बात करी जी, तो दिल्ली सरकार में तो वहाँ तो आप पार्टी है, और आप मतलब कि जैसे आपका परिचय आपने मेरे तो दिया कांग्रेस के उस पे, नहीं मतलब इस पे मेल कैसे खा रहा हमको समझ नहीं आया, आप कुछ बताएंगे इसको? नहीं, बात पार्टी विशेष की नहीं है। मैं कांग्रेस से पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष भी हूँ कानपुर नगर से, और जो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, फर्क ये नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि पब्लिक पे हमारी किस तरह का प्रेशर पड़ रहा है। तो हमें पब्लिक को देखना है, ना कि हम सरकार को देखेंगे। सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, अगर वो पब्लिक के प्रति गलत करेगी तो मैं उसके विरोध में हूँ, मैं सरकार से प्रश्न पूछूंगा। बिल्कुल। तो मतलब आपको वहाँ का काम बिजली का अच्छा लगा, तो आपने बिजली का बताया, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो दिल्ली के जो दंगे हुए थे, उसमें जो वहाँ के आप पार्टी के पार्षद थे, क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा? देखिए, ये अगर बात करें तो ये वहाँ के क्षेत्रीय जो पार्टी है, या नहीं, वो तो आप पार्टी के पार्षद थे। नहीं, आप पार्टी के पार्षद थे, ठीक है, लेकिन मैं ये भी आपको विकास बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर 50% भागीदारी हमारी केंद्र सरकार की भी है। अच्छा, ठीक है। तो केवल प्रदेश सरकार को टारगेट करना ये गलत होगा। इसमें प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार का है। तो यहाँ पर अगर कोई भी हिंसा होती है, किसी प्रकार की भी हिंसा होती है, तो उसमें केंद्र सरकार का भी भूमिका रह सकती है। भूमिका रहती है, बिल्कुल। तो जो जेएनयू की जो जैसे कांड हुए, उसमें भी आपका कहने मतलब यही कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें भी हाथ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कारण क्या है कि जो जेएनयू की जो घटना थी, जो भी घटना हुई है, उसके बारे में बहुत डीपली मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, और वहाँ का जो छात्र संघ है, छात्र वर्ग है, वो इतना अशिष्ट या दुराचारी नहीं हो सकता है। वहाँ की मैंने जो है स्टूडेंट के कुछ वीडियो भी देखे हैं, कुछ उनके मैसेज भी मिले हैं, किसी भी माध्यम से मिले हैं, लेकिन मैसेज मिले हैं। तो उनकी जो देश के प्रति जो लगाव है, उसमें हमें कोई कमी नहीं दिखी है। मुझे देश के प्रति लगाव की बात आपने कही, कमी नहीं दिख रही है, लेकिन वो तो देश विभाजन की बात करते हैं। जैसे कन्हैया जी हैं और जेएनयू से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने बहुत से ऐसे अपने आंदोलन खड़े किए जो देश के विरोध में, मतलब आज भी उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो वो भी जेएनयू से हैं।
तो आपका इसमें क्या है? देखिए है क्या कि जो दोषी है जी, जो भी दोषी है उसके लिए प्रशासन शासन प्रशासन है, और जो भी दोषी हो, मैं कह रहा हूँ मैं भी अगर दोषी हूँ तो मुझे भी सलाखों के पीछे डाला जाए इस प्रकार से। और चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई भी हो, जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। चलिए, ये रही दिल्ली की बात जी। अब आप और हम लोग यूपी के हैं, जी। तो योगी जी का यहाँ पे शासन है, जी। सीएम जो है आदित्य योगी नाथ जी हैं, तो इनके बारे में अभी तक के जितने कार्यकाल में जितने साल अभी इनके बीते हैं, जी, जी। उसमें से भी कोई काम ऐसे जो आपको पसंद आए हैं, ऐसे कुछ काम? देखिए, काम पसंद उस शर्त पे आते हैं जब हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे क्षेत्र की पब्लिक खुश हो। आज की डेट में युवा वर्ग रोजगार के लिए बहुत भटक रहा है जी। और इस लॉकडाउन में मैंने देखा कि जाने कितने माताएं, जाने कितनी बेटियां, जाने कितनी बहनें, जाने कितने भाई लोग बेचारे नंगे पांव कोसों दूर तक हजारों किलोमीटर का सफ़र तय किया है। तो प्रदेश सरकार ने उनके लिए कुछ काम उनका दिखा नहीं है हमको। और जो भारत देश की जीडीपी है, जीडीपी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारी सरकार जो है, जो प्रदेश सरकार है, जो प्रदेश में जो काम होने चाहिए वो भी नहीं कर पा रही है। जैसे भी उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, मुझे कहीं नहीं लग रहा है। विकास जी, आप अगर अभी बर्रा से होकर गए होंगे तो आपको न जाने कितने सड़कों पे गड्ढों का सामना करना पड़ा होगा। तो आपको देख के लगता है क्या कि योगी जी की जो कहने के अनुसार था कि जो है गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, क्या आपको लगता है कि आज सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं? कहीं ना कहीं कमियां हैं। दूसरी बात, बहन बेटियों की जो है ये सुरक्षा की बात करते थे जी। तो उस पर भी बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। रोज बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और जो है हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं जी। तो इस मामले में भी ये प्रदेश सरकार विफल रही है। बस ये जो है ये लोग गुमराह करना जानते हैं केवल। मतलब कुल मिला के इतने शासनकाल में 3 से 4 साल इनके होने पे आ गए जी। तो कोई भी काम इनका अभी तक तो कुछ काम समझ में आया नहीं है। वैसे लॉकडाउन की बात जो आपने करी, उसमें तो खाद्यान्न का जो वितरण, जो अन्न का जो वितरण हो रहा था कंट्रोल द्वारा, महीने में 2 बार होना इनका, और बसों का, स्पेशल बसों का चलाना, क्या ये भी कुछ काम उचित नहीं लगा? स्पेशल बसें किसने चलाई? विकास, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हमारे पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने जब बसों को चलाने का ऐलान किया, उसके बाद में इन्होंने जो है उस पर उसको प्रतिबंधित किया। नहीं, प्रतिबंधित तो किसी कारण से किया गया था कि उसमें कुछ 2 पहिया, 2 व्हीलर। देखिए, जब कहीं समाज हित की बात आती है तो हमको ये देखना चाहिए कि किस तरह से आदमी सपोर्ट करना चाहता है। कुल मिला के यूपी सरकार पूरी तरीके से विफल हुई। बिल्कुल विफल रही है, बिल्कुल विफल है। और हमें अब आगे उम्मीद भी लग नहीं रही है कि कुछ प्रभावशाली कुछ काम करेगी। प्रभावशाली काम कुछ? युवा हमारा आज बेरोजगार घूम रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो हैं, जिनमें लोग पहले प्राइवेट तौर से नौकरियां करते थे, 8-8 घंटे की ड्यूटी करते थे, अब वो उनकी ड्यूटी नहीं मिल पा रही, उनको प्राइवेट तौर से ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। उनके जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनके जो बॉस हैं, उनको सप्ताह में 2 दिन 3 दिन की ऐसी ड्यूटी दे रहे हैं जहां उसकी महीने की इनकम 7,000 8,000 हुआ करती थी, वहाँ उसको 3,000 3,500 4,000 तक ही सीमित रहना पड़ रहा है। बताइए, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 8,000 से वो परिवार चला रहा है तो 4,000 में कैसे चला सकता है? और दूसरी बात, ये कंपलसरी भी नहीं है कि उसको 4,000 की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ के जो भी फैक्ट्री मालिक हैं, जो भी हैं, वो भी तानाशाही कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत हो रहा है, तो उन्हें करने में मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन आज के एक पेपर में हमने सुबह ये भी देखा कि उसमें फिल्म सिटी को लेके भी यहाँ पे प्रस्ताव पारित हो रहा है यूपी के अंदर, तो उससे संबंधित आपकी क्या तर्क संगत है, यहाँ पर राय क्या है आपकी? वैसे फिल्म सिटी अगर यूपी में लग रही है जी, तो अच्छा है,
बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ विकास जी आपसे कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है युवाओं को रोजगार। पहले आप रोजगार पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी करिए। प्रदेश में जो है कोई भी आप काम कीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले युवाओं को रोजगार दें, हमारी माताओं बहनों को जो है को सुरक्षा प्रदान करें और उनके परिवार को चलाने के लिए उनको उचित धनराशि दें। और जो हमारे किसान हैं, किसानों का भी अभी मामला विकास जी अभी सामने आया है कि जो है आए दिन किसान जो है कहीं फांसी लगा के मर रहे हैं, कहीं वो नदी में कूद के मर रहे हैं, कहीं किसी न किसी तरह से जो है वो आत्मदाह कर रहे हैं। तो इस पे भी प्रदेश सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी उन्होंने एक बिल पारित किया हुआ है, तो उसके तहत जो है किसान को ये छूट दी गई है कि वो प्रदेश के बाहर भी अगर कहीं अन्य जगह जाकर अपनी फसल बेचना चाहता है तो वहाँ बेच सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो क्या मध्य प्रदेश में जाकर के फसल बेचेगा? और यहाँ से अगर वहाँ जाके बेचता है तो उसका कन्वेंस कहाँ से आएगा? उसका कन्वेंस कहाँ से आएगा मेरे भाई? ठीक है। और चलिए मान लीजिए किसी तरह से उसने कन्वेंस लगा भी लिया, तो वहाँ पर जाके क्या रेट बेचेगा वो? आपने गिनी चुनी कुछ जो है जगह चिन्हित की हैं कि बस किसान एक ही जगह जाकर के बेच सकता है जी। तो ये तो फिर तानाशाही हो गई ना। अच्छा, ये रही आपसे बात एक स्टेट गवर्नमेंट पे हमारी और आपकी। जी भैया, अब हम आपसे थोड़ा सा गेम टाइप का खेलेंगे, सहमत और असहमत पर। अच्छा, सही ना? तो आप हमें सहमत और असहमत पे ही सिर्फ आप सहमत हैं तो सहमत, नहीं है तो असहमत, कितना आप बताएंगे देश की जनता को? नहीं, मैं अपने देश की जनता को कुछ भी बताने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल। राम मंदिर का मुद्दा, आप सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, राम मंदिर जो है एक हिंदुत्व का प्रतीक है और राम मंदिर का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें जो जातियों का जो विभाजन किया गया है, असहमत? नहीं विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन उनमें जो भर्तियां की गई हैं उसमें मैं सभी की भागीदारी चाहता हूँ। वहाँ पर अगर किसी एक जाति विशेष को, क्योंकि हिंदू सभी हैं, जब वो राम मंदिर हिंदू का प्रतीक है तो हम सब हिंदू हैं। आप मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं प्रदेश सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि जब सभी वर्ग के आदमी हिंदू धर्म में हैं, जैसे सामान्य है, ओबीसी, एससी है, जो भी है, उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए जी। राम मंदिर अभी बना भी नहीं, अभी तो बनने की डेट तय हुई है कि मंदिर बनेगा, लेकिन कुछ विरोधियों के कारण उसकी डेट ये बताई जा रही है कि हम जब सत्ता में आएंगे उसको तोड़ देंगे। तो उससे आप सहमत हैं या असहमत? देखिए, जो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाए जी, मैं उसके खिलाफ हूँ। आप सहमत हैं असहमत? दो टुक में जवाब। मैंने बताया कि जो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाए जी, मैं उसके खिलाफ हूँ जी। कुल मिला के असहमत। बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का बनना, सहमत असहमत? देखिए, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी अगर बनती है तो क्षेत्र का विकास होगा जी, तो उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहमत हूँ, उसके लिए कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। शिवसेना के द्वारा पालघर में साधुओं की हत्या होना, क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत? विकास जी, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आपने प्रश्न पूछा है जी। कारण क्या है कि ये जो पालघर की बात है जी, इसमें कोई भी जो भी घटना हुई थी उसमें सभी ने कहा है कि वो गलतफहमी का कारण था, गलतफहमी का कारण था। ठीक है, तो गलतफहमी का कारण जब अगर कोई कहता है तो मैं इसके लिए जो मैं सहमत नहीं रहूँगा कि हो सकता है धोखे से, अगर वैसे मैं आपको नॉलेज दे दूं जी, ये धोखे से तो नहीं, क्योंकि कारण ये था कि वहाँ पर महाराष्ट्र की पुलिस के ही सिपाही वहाँ पर खड़े थे और उनका साफ साफ वीडियो चित्र भी चल रहा है कि वहाँ पे यदि ना होते तब हम मानते हैं कि वहाँ की जो जनता है और वो शायद धोखे से कुछ चोर समझ के शायद उकल लिया हो, मार दिया हो, लेकिन वहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता भी साथ में
वहां पर वहां की महाराष्ट्र की पुलिस का होना, क्या ये आज भी आपको लगता है कि धोखे से हुआ? नहीं, बात ये है कि आप जब कहीं जाते हैं, कहीं क्षेत्र में निकल रहे होते हैं और कोई भी व्यक्ति पीट रहा होता है, पब्लिक पीट रही होती है, तो आदमी पूछता है भाई क्या हुआ, तो बताते हैं कि फलाने ने पर्स चोरी कर लिया था। फिर उस वक्त आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि बिना उसकी जानकारी किए बस उसको जो है पिटाई करने चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या जो वहाँ की जो पुलिस खड़ी थी मंत्र मुग्ध बने हुए, तो आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं किसी से मैं बता रहा हूँ कि जो भी दोषी है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो है जो भी दोषी हो उसको जो है आप अंदर करें। अगर हमारे जो है अपने हिंदुत्व के लोगों को जो है अगर कहीं कोई ठेस पहुँचती है तो उसके लिए कार्रवाई की जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गलत के खिलाफ मैं हूँ। गलत के खिलाफ जी। धारा 370 का हटना सहमत या असहमत? नहीं, धारा 370 का हटना देश हित में है, तो मैं उसे सहमत हूँ। आप सहमत? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब आप सिर्फ एक मुद्दे में भी, जो बाल घर वाला मुद्दा है, इसमें भी आपने नहीं, उसमें कारण ये है कि ये एक घटना रात की हुई थी जी, और मैं तो वहाँ पर नहीं था जी, बिल्कुल। लेकिन जो जैसा अपना स्पष्टीकरण देगा उसी आधार पे जो है उस पर कार्रवाई होगी, हुई है जो भी हुई है जी। तो मुझे लग रहा है कि अगर वहाँ पर कार्रवाई हुई है और दोषियों को सजा निश्चित तौर से मिली होगी तो ठीक है। जब दोषियों को सजा मिल गई है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। सजा तो अभी तक नहीं हुई। नहीं, तो फिर मामला तो फिर उसकी जांच हो रही होगी ना, तो फिर जांच हो रही होगी। नहीं, तो क्लीन चिट वहाँ की भाई, वो तो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने क्लीन चिट अपने आप में दे दी है, तो इसका मतलब आपकी सरकार वहाँ पे मिल के चल रही है, तो आप वहाँ पे क्लीन? नहीं, बात ये है कि मेरी सरकार से क्या मतलब है? वहाँ पे मतलब ये है ना, वहाँ पे शिवसेना अब मैं दोनों गठबंधन में है। अब मेरी बात सुन लीजिए अब, कि इसमें तो कहीं ना कहीं सत्तासीन पार्टी का भी दोष है। हाँ, सत्तासीन पे वहाँ शिवसेना है। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे आप बात को समझिए जी, कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है जी, तो वो क्लीन चिट कहाँ से लाता है? उसे क्लीन चिट कौन देता है? अगर सत्तासीन पार्टी देती है केंद्र की, तो कहीं ना कहीं तो केंद्र भी दोषी है। वैसे आपको बता दें, पहले वो स्टेट गवर्नमेंट से क्लीन चिट निकलती है कि वहाँ की राज्य सरकार में जो पहले केस होते हैं, वहाँ के केस वहाँ की राज्य सरकार देखती है। मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी, कि जब कोई भी नेता भाजपा ज्वाइन करता है, बात को समझिए आप, भाजपा ज्वाइन करता है, उसको तत्काल क्लीन चिट दी जाती है, उसके सारे गुनाहों को माफ किया जाता है। और जैसे आप बात घुमा रहे हैं। नहीं, बात को समझिए आप। जी, आप बताइए, जनता सुन रही है, आप बताइए। आप बात को समझिए कि अगर जब वो भाजपा में जाता है तो उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, लीजिए भाई साहब आप तो दोषी है ही नहीं जी। और अगर आप पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हैं तो आपको जो है जबरदस्ती आपके ऊपर जांच बैठा दी जाएगी। आप इस मामले से रूबरू हैं? नहीं। कौन सी जबरदस्ती जांच बैठा ली गई है तो बताइए। अभी तक तो हम लोग की निगाहों में तो अभी तक नहीं आया ऐसा। बहुत सी आप बताइए, बहुत सी चीजें हैं। नहीं, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा उस क्वेश्चन को घुमाइए। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी विधायक दोषी है, न जाने कितने हजारों करोड़ का घोटाला कर रखा है, वो केवल भाजपा में जाए और बस ये कहते हैं कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ या मैं आ रहा हूँ, तो वो भाजपा पहले से क्लीन चिट तैयार किए रहते कि आप तो बिल्कुल दोषी हैं ही नहीं। और जब वो भाजपा में जा करके वो क्लीन चिट लेता है और फिर आकर के वापस आकर के अपनी सरकार बनाता है और निर्दोष हो जाता है। आपका कहने मतलब ये है यहाँ पर कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो सही हुआ। देखिए, मतलब आप अब भी देखिए, अब बात देखिए, मैं उस बात का तात्पर्य निकाला जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दोषी हैं तो सभी दोषी हैं और नहीं है तो फिर कोई नहीं है।
सरकार वहां पे आपकी है, आप बताइए दोषी है सरकार वहां की या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब आपकी सरकार जो भी वहां पे पाल घर से संबंधित जो भी केस हुए हैं, कुछ भी हुआ है, वो वहां की सरकार दोषी ही नहीं है, ये हमारे कांग्रेस की तरफ से आज जो हमारे भाई हैं वो कह रहे हैं। तो लीजिए आगे चलते हैं। तो आप इस मुद्दे पे तो मान लीजिए आपने कह दिया कि कोई वहां पे दोषी नहीं है, लेकिन अब आप ये भी बताइए कि जो बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का मामला चल रहा है, क्या उससे भी आपको लगता है कि क्या वहां की सरकार इससे खींच रही है अपने को? ड्रग्स का मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है जी, हालांकि अभी हम थोड़ा सा कहीं व्यस्त रहे हैं। जी जी, लेकिन फिर भी अगर आप सुशांत जी की इसमें मृत्यु हो गई है, अभिनेता सुशांत जी की मृत्यु हुई है, राजपूत जी की। जी, तो मेरी जो संवेदना है सुशांत जी के साथ है। रिया जी के साथ है, सुशांत जी के साथ? नहीं, सुशांत जी के साथ है। वहाँ की सरकार रिया के साथ है? मैं सरकार की बात नहीं करता। नहीं, आप मैं सरकार की बात नहीं। इसके पहले जो बोला था कि आपने बोला साधुओं के साथ आप नहीं हो, आप सरकार के साथ हो। सुनिए मेरी बात, ये हिंदुत्व पे आप मतलब प्रकाश कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए कि जब कोई घटना होती है और वो घटना अपोजिशन किसी अन्य पार्टी की सरकार है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाता है। क्या पुलवामा में 350 किलो जो बारूद आया था, जी जी, आज उसका स्पष्टीकरण हो चुका है? क्यों नहीं आप चर्चा करते हैं? नहीं, उसकी चर्चा हुई नहीं हुई है। पुलवामा में जो क्यों नहीं हुआ? हाँ। हमारे 45 जवान शहीद हुए थे। नहीं, उसमें पकड़े गए हैं। वो जम्मू कश्मीर का मामला था, जम्मू कश्मीर में उसमें जांच भी हुई थी, उसमें जम्मू कश्मीर तो काफी नागरिक पकड़े भी गए हैं, ऐसी बात नहीं, काफी पकड़े गए हैं। हाँ। अभी मुद्दा ही नहीं पकड़े गए, लेकिन जम्मू कश्मीर पे नहीं। अभी आप आइए इस पे। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, कोई भी विषय को लेकर के दूसरे को टारगेट करती जहां उनकी सरकार नहीं है। वो बस उनका मकसद है कि केवल जहां पर अन्य पार्टियों की सरकार है उनको गिराना, और इनका कोई मकसद नहीं है। क्या यूपी में, तो यूपी में बताइए, ये जो है कुलदीप सिंह सेंगर ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके परिवार को नस्तो नाबूद कर दिया है, कितनी कठिन कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? आपको मालूम होगा? मुझे पता है। क्या उसकी सजा ये होनी चाहिए थी? फांसी देनी चाहिए उसको। चिन्मयानंद स्वामी जी इनके मंत्री रहे हैं, उस लड़की ने जाने कितने वीडियो दिए, वीडियो क्लिप दी, सबूत के तौर पे चिन्मयानंद स्वामी को कुछ नहीं हुआ और उस लड़की को जो है जेल में जाना पड़ा है। तो ये क्या निंदनीय नहीं है? ये क्या शर्मनाक बात नहीं है? जी। देश की, समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं कर रही सरकार ये? तो आप इस पे प्रश्न कब पूछेंगे? नहीं। जो हमारे देश की जीडीपी आज 0 से भी नीचे चली गई है, आप इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? देखिए विकास जी, विकास जी मेरी बात सुनिए। आपने जीडीपी की बात बोली ना, जीडीपी पे मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देश की जनता भी चाहती है कि जीडीपी पे हमें कुछ मतलब जो उनके मन में जो संशय है देश की जनता के साथ, और साझा हमारे भाई कुशवाहा जी करेंगे। तो हम भी आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जीडीपी का देश की जनता को आप ये बताइए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो जीडीपी का अगर हिंदी में बात करें तो ये अर्थव्यवस्था है जी। जीडीपी का जो जीडीपी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, और ये अर्थव्यवस्था है जो जब हमारी सरकार थी नहीं, अभी परिवार उसको वो बताइए, सरकार नहीं, जीडीपी की। मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हमारी सरकार थी उस वक्त जो है जीडीपी हमारे यहाँ देश की 9% के वक्त थी। नहीं, वो तो आप आंकड़ा बता रहे हैं, जीडीपी की परिभाषा। आंकड़ा नहीं, हमें परिभाषा चाहिए। जीडीपी कहते किसको है? जीडीपी मैं बता रहा हूँ, अर्थव्यवस्था को बोलते हैं। अर्थव्यवस्था नहीं है क्या? परिभाषा क्या है? संज्ञा, जैसे संज्ञा कोई किसी व्यक्ति विशेष को संज्ञा कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है ना? वैसे आप जीडीपी की परिभाषा क्या है? भाई जीडीपी ये टोटल अर्थव्यवस्था पे ही है, व्यवसाय पे है, हमारे रोजगार पे है जी।
मैं आपको बता दूं, जीडीपी एक्चुअली मैं आपको बता दूं क्या होता है। ये जो देश में जितना आयात और निर्यात जो होता है उसको हम लोग जीडीपी से आकलन करते हैं कि कितना परसेंटेज हमारा किस देश में आयात हो रहा है या निर्यात हो रहा है, और उससे जो हमारे लाभ और नुकसान जो हो रहे हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था का उतार और चढ़ाव होता है, जिसको आप शेयर मार्केट में भी वैल्यू अप कर सकते हैं। ये होती है जीडीपी की परिभाषा। चलिए कोई बात नहीं, तो आप जीडीपी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो जीडीपी तो आप देख ही रहे हैं कि आज शून्य से भी नीचे चली गई है, जिसकी वजह से आज हमारा जो है युवा वर्ग और सभी वर्ग आदि परेशान घूम रहे हैं। तो ये ऐसा कब तक चलेगा? जो देश का व्यापारी है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। तो इसके प्रति सरकार हमारा क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हमारा व्यापारी वर्ग परेशान है, हमारा किसान वर्ग आत्महत्या कर रहा है। तो इस पे हमारी प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। और पता नहीं ये दुनिया भर के जो है कहानियां बना बना करके गुमराह किया करते हैं हमारे देश के पब्लिक को। बिल्कुल। तो आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक नवयुवक के तौर पे आप आज महानगर, कानपुर महानगर का प्रतिनिधि कर रहे हैं। आपने अपना विभाग कौन सा बताया था? पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग के तौर पे, एक नवयुवक के तौर पे, एक नवयुवक चेहरे के तौर पे आप कानपुर नगर से अपने आप को लीड कर रहे हैं। तो आप कुछ इसके बारे में भी बताइए कि क्या देश की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? इस देश की नवयुवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने देश की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ और युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें जी, और सरकार किसी की भी हो जी, अपने अधिकार की बात करें आप, और उसके लिए बेहिचक होकर बात करें। मैं उनके साथ में हूँ। दोस्तों, ये आज की जो खास बात थी वो विष्णु कुशवाहा जी से, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग से जिला अध्यक्ष कानपुर महानगर से हैं, और यह इनके अपने खुद के विचार हैं। और आपको कैसे लगी इनके विचार, और यदि आप इनके विचारों से सहमत हैं तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, असहमत है तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।